नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीत विज्ञान पर। आज हम पढ़ेंगे रिक्शिया में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन रिक्शिया कि रिक्शिया में कितने प्रकार से रिप्रोडक्शन पाया जाता है, कितने प्रकार से जनन होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। वास्तव में रिक्शिया एक ब्रायोफाइटिक प्लांट है, यानी ब्रायोफाइट के अंतर्गत आता है, जिसके 3 लेक्चर मैंने पहले चार लेक्चर मैंने इससे पहले आपको दे दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे आप पहले जरूर देखें, उसके बाद इसे सही से वॉच करें, तभी आपको पूरी सही से समझ में आएगा। तो रिप्रोडक्शन इन रिक्शिया थैलस, रिक्शिया में मुख्यतः 2 प्रकार से रिप्रोडक्शन यानी जनन देखने को मिलता है। पहला है रिक्शिया रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली एंड सेक्सुअली मेथड। इसमें रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से सेक्सुअल यानी कि वेजिटेटिव और सेक्सुअल मेथड से देखने को मिलता है। तो हम एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया है यहाँ पर, जो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट ऑफ थैलस, यानी कि जब रिक्शिया थैलस, जैसे कि आपको पहले मैंने बताया है कि रिक्शिया का जो थैलस होता है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड आपको हार्ट शेप दिखाई देगा। इसके बीच में यहाँ पर आपको मिडरिप दिखाई देती है। ये आपकी एपिकल नोच कहलाएगी। एपिकल एपिकल नोच ये प्रोग्रेसिव पार्ट है इसके से, और ये आपको बेस में दिखाई देगा। और इसके वेंट्रल सरफेस पे बहुत सारे आपको राइजोइड्स टाइप के इस टाइप से दिखाई देते हैं। जब ये ओल्ड हो जाता है, जब पुराना हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो ये वाला पार्ट इसका डिके होने लगता है, यानी कि सड़ने लगता है, जिससे इसका जो पेरेंट्स पार्ट है, जो 2 या 2 से अधिक भागों में इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से डिवाइड हो जाएगा और प्रत्येक से न्यू थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रत्येक से न्यू थैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा इस टाइप से। ये न्यू थैलाई इस तरह से बन जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन मेथड है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। जब थैलस ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसका ओल्ड पार्ट डिके हो जाता है और वो पार्ट 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, जिससे उससे बचे हुए फ्रेगमेंट से न्यू थैलस यानी न्यू थैलाई का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आपने समझा। इसके साथ एडवेंटिशियस ब्रांचेस, इस थैलस के ऊपर बहुत सारे राइजोइड्स टाइप के एडवेंटिशियस ब्रांचेस हैं। ये ब्रांचेस अलग हो जाएं जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं और ये ब्रांचेस अलग हो जाएं, तो इससे भी एक न्यू थैलाई का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन मेथड है इसका। तीसरा है बाई ट्यूबर्स। जब वातावरण अनफेवरेबल होने लगता है, वातावरण में नमी कम होती है, उस समय इसका जो निचला पार्ट है सूखने लगता है और एपिकल पार्ट के ऊपर कुछ ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ट्यूबर्स इससे सेपरेट हो जाते हैं और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है उस समय न्यू थैलाई का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत ही कॉमन मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट ऑफ द थैलस का ओल्डर पार्ट जब डिके हो जाता है, सड़ जाता है, या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण ये अलग हो जाते हैं, तो उसके फ्रेगमेंट से न्यू थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। तीसरा आपने दूसरा समझा था एडवेंटिशियस ब्रांचेज। इससे कुछ पार्ट अलग हो जाते हैं, इस पे कुछ ब्रांच लाइक का स्ट्रक्चर भी फॉर्मेशन हो जाता है और मार्केंसिया में गेमा कप का फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरह से कुछ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। जब पेरेंट थैलस से अलग हो जाते हैं तो वो न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देते हैं।
और तीसरा आपने समझा भाई ट्यूबर्स। तो इस तरह से अनफेवरेबल कंडीशन में ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है और पेरेंट्स प्लांट से सेपरेट होकर भी न्यू थैलाई का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके साथ हम समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्शिया में ओगेमस टाइप का होता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ओगेमस क्या है। ओगेमस टाइप का वह रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल गैमेट मोटाइल और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, और वाटर की हेल्प से मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा जाइगोट और फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करके न्यू थैलाई का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से ओगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो हम समझते हैं इसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगेमस टाइप इन विच मोटाइल मेल गैमेट, जिसे हम एंथेरोजोइट्स कहते हैं। एंथेरोजोइट्स ब्रायोफाइट के अंदर बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, प्रोड्यूस इन एंथीरिडियम। जितने भी एंथेरोजोइट्स हैं ये मेल सेक्स ऑर्गन है जिसका नाम एंथीरिडियम है, और एंथीरिडियम के अंदर एंथेरोजोइट्स का फॉर्मेशन होता है। वाइल नॉन मोटाइल, जबकि जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है। फीमेल गैमेट जिसे एग या ओवम कह सकते हैं, प्रोड्यूस इन आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के अंदर इनका डेवलपमेंट होता है, आर्चिगोनियम के इनके अंदर डेवलपमेंट होता है और वहां जाकर मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा जायगोट का फॉर्मेशन और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन होता है। ईच आर्चिगोनियम इज फ्लैक्सेप्ड। अगर हम आर्चिगोनियम की बात करें तो ईच आर्चिगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। ये आपको आर्चिगोनियम दिखाई दे रही है, आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर बनाया है, ये फ्लास्क शेप आपको दिखाई दे रही है। ये ऊपर आपको जो 5 यहाँ पर लिड सेल आपको दिखाई देंगी। इसकी नेक जो गर्दन है, नेक कैनाल सेल, इसमें 4 से 6 नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। और इसके जस्ट नीचे जो सबसे लोअर वाला पार्ट होता है, नेक के नीचे ये वाला पार्ट, ये आपको वेंट्रल कैनाल सेल के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसमें एक सेल पाई जाती है। जो फूला हुआ आपको स्वलन पार्ट दिखाई दे रहा है ये वेंटर कहलाता है। तो वेंटर के अंदर आपको एग या फिर ओवम का डेवलपमेंट होता है। तो ये एग या ओवम का डेवलपमेंट आर्चिगोनियम के अंदर होता है। जब मेल गैमेट वाटर के हेल्प से यहाँ इसके अंदर आ जाता है आर्चिगोनियम नेक के ऊपर, तो यहाँ पर एक सिलेजिनस सब्सटेंस कलेक्ट हो जाता है और उसके माध्यम से ये सब डिजोल्व होकर सेल डिजोल्व हो जाती हैं और होलो स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और कोई एक मेल गैमेट जाकर यहाँ पर एग से जाके फर्टिलाइज कर लेता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कर लेता है और जायगोट का फॉर्मेशन करता है। तो ये इस तरह से प्रोसेस चलती है। रेन ड्रॉप हेल्प इन एंटर्स ऑफ एंथेरोजोइट्स। पानी इनमें हेल्प करता है। रेन ड्रॉप्स यहाँ दे लिखा हुआ है, रेन ड्रॉप एंटर्स ऑफ द एंथेरोजोइट्स, हेल्प करती है एंथेरोजोइट्स को कि किस तरह से यहाँ तक पहुंचना है, टू द नेक ऑफ द आर्चिगोनियम, कि आर्चिगोनियम के नेक तक किस पहुंचना है। इसीलिए तो हम इसको ब्रायोफाइट के अंतर्गत आने वाले प्लांट को एम्फीबियंस कहते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए, फर्टिलाइजेशन इनिशिएशन की प्रक्रिया के लिए पानी अति आवश्यक होता है। बिना पानी के, बिना वाटर से इनमें फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है। इसलिए इसको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। तो सम स्पोर्स मदर सेल डू नॉट डिवाइडेड फॉर द एंड बिकम न्यूट्रेटिव। हाँ, इसके अंदर इसका जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट रिक्शिया का बहुत ही सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट होता है। फुट और सीटा इसमें एब्सेंट पाया जाता है, केवल कैप्सूल पाया जाता है। तो कैप्सूल का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है। तो कैप्सूल के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, मदर सेल्स होती हैं, वो डिवाइड होती हैं और डिवाइड होने के बाद टेट्रेड एंड हैप्लोडिस्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ सेल्स डिवाइड नहीं होती। जो सेल्स डिवाइड नहीं होती वो न्यूट्रिशन का वर्क करती हैं, और जो आपके स्पोर्स हैं उनको न्यूट्रिशन देने का वर्क करती हैं। तो इसलिए जो सेल्स जो डिवाइड नहीं होती हैं ये नर्स सेल कहलाएंगी। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नर्स सेल किसमें पाई जाती हैं।
नर्व सेल पाई जाती हैं आपको रिक्शिया में देखने को मिलती हैं। नर्व सेल आपको रिक्शिया में देखने को मिलती है। वह सेल, वह मदर सेल जो फर्दर डिवाइड नहीं होती, टेट्रेड स्पोर में डेवलपमेंट नहीं होता उनका, तो वो नर्व सेल कहलाती हैं और न्यूट्रिशन का वर्क करती हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, सम स्पोर मदर सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर एंड बिकम न्यूट्रेटिव, और वो न्यूट्रिशन देने के लिए रहती हैं इन फंक्शन नोन एज नर्स सेल, और इनको हम नर्स सेल के रूप में जानते हैं। इसके साथ स्पोरोफाइट ऑफ रिक्शिया इज सिंपलेस्ट। स्पोरोफाइट जो रिक्शिया का होता है वो सबसे, जितनी भी ब्रायोफाइट है उसमें सबसे ज्यादा सिंपल स्पोरोफाइट आपको रिक्शिया को देखने को मिलता है। क्यों क्या मिलता है? क्योंकि सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट बोलते हैं इसे बिकॉज इट कंसिस्ट ओनली कैप्सूल फुट एंड सीटा, क्योंकि इसमें कैप्सूल पाया जाता है और फुट एंड सीटा इसमें अब्सेंट होता है। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फुट और सीटा किसमें नहीं पाए जाते। तो फुट और सीटा रिक्शिया के थैलस में, स्पोरोफाइट में नहीं पाए जाते, ये पूर्णतः अब्सेंट होते हैं। तो एक बार हम इसको डायग्राम, ये आपको दिखाई दे रहा है एंथीडियम। ये एंथीडियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन है, और मेल सेक्स ऑर्गन में आपको बहुत सारी इससे ऊपर इस पे एक जैकेट दिखाई देती है जो सिंगल लेयर होती है, जो स्टेराइल जैकेट होती है, स्टेराइल जैकेट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर आपको बहुत सारी सेल्स दिखाई दे रही हैं। ये सेल को मैंने जूम करके यहाँ दिखाया है, जिसको हम एंड्रोगोनियल सेल कहेंगे। एंड्रोगोनियल सेल टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है माइटोसिस डिवीजन के द्वारा, और ये कहलाएंगे एंड्रोसाइट सेल। और एंड्रोसाइट सेल कन्वर्ट हो जाती है एंथेरोजोइट्स यानी कि मेल गैमेट में ये कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम एंथेरोजोइट्स कहते हैं। रिक्शिया यानी कि ब्रायोफाइट के अंदर एंथेरोजोइट्स होते हैं, वो बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, और बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइट वाटर की हेल्प से, रेन ड्रॉप की हेल्प से आर्चिगोनियम तक पहुंचती हैं। आर्चिगोनियम का एक बार फिर से स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो जो आर्चिगोनियम आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये ऊपर की सेल ये लिड सेल कहलाती हैं, और इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 यानी 4 से लेकर 6 सेल्स होती हैं, वो नेक कैनाल सेल के नाम से जानी जाती हैं, और सबसे नीचे सेल होती है वो वेंटर कैनाल सेल के नाम से जानी जाती है। और इस वेंटर के अंदर जो फूला हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वेंटर कहलाएगा इसका, और वेंटर के अंदर एग या फिर आप कह सकते हैं ओवम का डेवलपमेंट होता है। तो ये कंप्लीट एक आर्चिगोनियम का मैंने डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया है। ये एंथीडियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथीडियम का जो कि एक फ्लास्क शेप, ये भी आपको रॉकेट लाइक दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर बहुत सारी सेल्स डिवाइड होकर अनेक असंख्य नंबर में एंथेरोजोइट्स का फॉर्मेशन कर देती हैं। और ये आपको बहुत ही सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट दिखाई दे रहा है रिक्शिया का। ओनली कैप्सूल, ये जो बनाया गया केवल कैप्सूल है, क्योंकि इसमें फुट एंड सीटा अब्सेंट होते हैं। इसकी जो सेल्स होती हैं वो मदर सेल्स कहलाएंगी, और मदर सेल में डिवाइड होकर टेट्रेड स्पोर बनते हैं, और टेट्रेड स्पोर्स से स्पोर फेवरेबल कंडीशन में रिलीज हो जाते हैं और वाटर की हेल्प से आर्चिगोनियम तक पहुंचते हैं। इनके डेवलपमेंट के लिए कुछ सेल्स डिवाइड नहीं होती, मदर सेल डिवाइड नहीं होती, और वो कहलाती है नर्स सेल। और नर्स सेल जो होती है वो टेट्रेड स्पोर्स के लिए न्यूट्रिशन देने का वर्क करती हैं, इसलिए ये नर्स यानी कि सेविका कोशिकाएं कहलाती हैं। तो ये आज का हमारा बहुत छोटा सा लेक्चर था, जिसके बारे में आपने समझा रिक्शिया, रिप्रोडक्शन इन रिक्शिया यानी कि रिक्शिया में जनन। तो रिक्शिया में आपने दो प्रकार से अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को समझा है। तो ये इस प्रकार से हमारा ये रिक्शिया वाला पार्ट था, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और अगला लेक्चर हमारा रहेगा मार्केंसिया पर, मार्केंसिया के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और अगर किसी प्रकार का कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करें, जिससे हम उस पर इम्प्रूव कर पाए। थैंक यू गाइस।